जय हिंद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे क्योंकि यह टॉपिक ज़्यादातर कक्षा 10 कक्षा 12 की परीक्षाओं में और जिन्होंने बीए किया है हिंदी से, और यह प्रश्न पत्र है द्वितीय प्रश्न पत्र। मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र। जिन्होंने बीए तृतीय वर्ष में हिंदी लिया होगा उन्हें यह पता होगा, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फुल वीडियो है। और बाकी अगर जो एमए में हिंदी लिए हैं उनके लिए भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इसका काल कब तक कब रहा और इसके प्रमुख कवि कौन हैं, इनकी रचनाएं क्या है। और आदिकाल के बारे में आज एकदम बेसिक भाषा में, यानी आपके हम कह सकते हैं गंवई भाषा में हम हमेशा के लिए आपके माइंड में बैठा देंगे। अब चाहे वो आपको रिटन एग्जाम में इसको लिखना हो, चाहे तो आपसे इसे कॉम्पिटेटिव एग्जामों में कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनाए, तब भी आप इसका उत्तर बड़े ही आसानी से दे देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अब देखिए साथियों, यदि आपका रिटन एग्जाम है तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, इसमें आप लिखेंगे कि आदिकाल हिंदी साहित्य की आधारशिला है। भावगत तथा कथागत प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल की विशेषताएं निम्नोक्त हैं। यानी एक पॉइंट आपको यहाँ और याद रखना है, आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है। इतना पॉइंट भी आप याद रखिएगा, यानी आपको यह कन्फ्यूज नहीं होना है कि आदिकाल क्या है और वीर गाथा क्या है। इसी आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आगे क्यों कहा जाता है मैं उसे आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आप इतना बस ध्यान दीजिए, आदिकाल हिंदी साहित्य की एक आधारशिला है। और क्योंकि सबसे पहले जो काल चला वह हिंदी भाषा में वो आदिकाल ही चला, इसको भी आप याद रखना कि हिंदी भाषा में जो काल चला वो सबसे पहले वो आदिकाल ही चला। और यह भावगत तथा कथागत प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल की जो विशेषता है वो निम्नवत है। किस प्रकार निम्नवत है इसे हम समझते हैं। जैसा पहले आप हेडिंग डालेंगे कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसकी जो विशेषताएं थी आदिकाल की, इसमें क्या था ना साथियों, कि इसके जो कवि थे वह अपना किसी न किसी राजा के यहाँ आश्रय रख लेते थे। अगर आप इस भाषा में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसा समझिए कि जितने भी आदिकाल के कवि हैं वह किसी न किसी राजा की प्रशंसा कर उनके यहाँ अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब दोस्तों देखिए, इसमें आप ध्यान से पढ़िए। इस काल के कवियों ने जो पूर्ण रूप से राजाओं के ऊपर आश्रित थे और अपनी रचनाओं में उनकी प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं। यानी जितने भी राजा थे उनके राज दरबार में रहते थे और उनकी प्रशंसा का पूर्ण रूप से गान करते थे। इससे क्या होता था कि राजा भी उनसे काफ़ी प्रसन्न रहता था और उन्हें अपने दरबार में रखकर भोजन या जितनी भी व्यवस्थाएं उन कवि के लिए हो सकती थी वह उपलब्ध कराते थे। अगर हम इसे अच्छे से पढ़ें तो अपनी रचनाओं में उनकी प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं। कहीं कहीं यानी गाते थे, है नहीं है गाते थे। कहीं कहीं प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। वे समय समय पर रज राजाओं के अंदर वीरता का संचार करते रहे और उन्हें कर्तव्य पथ पर अग्रसर करते रहे। देखिए, ऐसा ही नहीं है कि वह केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए उनका बखान करते थे या उनकी प्रशंसा करते थे। उन्हें कहीं न कहीं एक कर्तव्य पथ पर ले जाने का भी वह कार्य करते रहते थे। अगर आप इस प्रकार हम देखेंगे तो ये चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध का अत्यंत सजीव, आपको भी याद होगा कि चंद्रबरदाई ने एक लिखा है पृथ्वीराज रासो, तो वह आदिकाल में ही रचना है, यानी आदिकाल की रचना है। तो इसमें चंद्रबरदाई जी ने क्या किया कि पृथ्वीराज रासो और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ उसका अत्यंत सजीव और अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया है। तो यानी आश्रयदाताओं की प्रशंसा में आपको यह लिखना है कि जितने भी आदिकाल के कवि थे और किसी न किसी राजा के ऊपर आश्रित थे और उनकी प्रशंसा कर अपना जो कार्य था वह पूरा कर उन्हें वीरता के पथ पर या कर्तव्य पथ पर अग्रसर करते थे। आपको एग्जाम्पल यह भी दे देना है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो रचना में पृथ्वीराज जी को युद्ध के लिए काफ़ी कर्तव्य पथ पर अग्रसर किया है। और यह जो रचनाएं हैं उनकी इस रचनाओं में, मतलब यह जो बातें हैं उनकी इस रचनाओं में पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलता है। अब हम बात करें दूसरे हेडिंग की, तो दोस्तों दूसरी हेडिंग होती है वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता, अब आप हेडिंग डालेंगे तो, और इसमें क्या होता था कि जब भी किसी राजा की प्रशंसा करते तो आपको भी पता है, आपने अगर रस पढ़ा हो हिंदी में तो उसमें वीर रस की जो प्रधानता गाते थे, उनकी बखान करते थे, उनके गुण गाते थे कि राजा आप ऐसे हो, आप अगर इनसे युद्ध करोगे तो आप इनसे ऐसे जीत जाओगे। तो कहीं ना कहीं प्रकार उनके अंदर एक चेष्टा या एक उत्तेजना भर देते थे कि यदि आप
इनसे युद्ध करोगे तो आप कहीं न कहीं बिल्कुल जीत जाओगे। और उनके अंदर एक हिम्मत भरते थे, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मैं एकदम आपको गौई भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगर आप कहानी मेरी समझ जाएँ, तो पूरा ना याद हो तो आप हमेशा इसको लिख सकें। अब हम देख लेते हैं मैंने कैसे लिखा है इसको। तो वीर रस की प्रधानता में उस समय के जो वीर राजपूत राजा थे, कभी किसी सुंदर स्त्री के लिए, तो कभी अपने राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध करते रहे। युद्ध उनके जीवन का आवश्यक अंग बन गया था, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए, उस समय के जो जितने भी राजाएँ थे वो वीर क्षत्रिय थे या राजपूत थे। वह कभी या तो सुंदर स्त्री के लिए युद्ध कर लेते थे और या तो अपने जो राजगद्दी है उसके लिए। यानी उनके पूरे जीवन का जो आवश्यक अंग था वह युद्ध ही हो गया था। अंत में उन्हें प्रेरणा देने के लिए कवियों ने वीर रस प्रधान के लिए वीर रस जैसा सुंदर वर्णन आदिकाल में, यानी अगर आप इसे फिर से पढ़ें तो अतः उन्हें प्रेरणा देने के लिए कवियों ने वीर रस प्रधान रचना लिखी। वीर रस का जैसा सुंदर वर्णन आदिकाल में हुआ है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। यानी उन्हें प्रेरणा देने के लिए कवियों ने वीर रस प्रधान कर कर उनकी रचनाएं लिखी। और उसी रचनाओं को पढ़कर वे राजा और भी आगे मतलब हिम्मत करते थे और किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए मतलब हाँ या वो मतलब उनके अंदर एक हिम्मत आ जाती थी। अब दोस्तों बात करें कि उसका एक एग्जाम्पल है, देखिए। वीर रास वर वैर वर झुक लगो आसमान, तव नंदन सोमेश को फिर बधो सुरतान। दोस्तों अब आपका जो वीर रस की प्रधानता थी वह हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं वीर रस और श्रृंगार रस का समन्वय। दोस्तों वीर रस और श्रृंगार रस का समन्वय केवल ऐसी एक है, जैसे द्विवेदी युग में शायद श्रृंगार रस का समन्वय सही से नहीं हुआ है, बाकी आप जितने भी युग देखेंगे उसमें या जितने भी काल देखेंगे उसमें श्रृंगार रस का समन्वय देखने को अवश्य मिलता है। तो दोस्तों अब आप इसमें कैसे लिखेंगे, तो इस काल में कविता जहाँ एक और वीरता का हुंकार भरती है तो दूसरी ओर विलासी राजाओं की प्रशंसा में चूड़ियाँ भी खनकती हैं। देखिए, वीर रस एक तरफ अगर उनको वीरता के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं तो एक तरफ वो श्रृंगार रस में भी डूबे होते थे। देखिए इसमें लिखा गया है चूड़ियाँ भी खनकती है। जब कोई राजा किसी राजा की कुमारी की सुंदरता के बारे में सुनते तो उसे पाने के लिए उस पर आक्रमण करने की योजना बना लेते हैं। फलस्वरूप इस काल में वीर और श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय हुआ है। मतलब वो अपने युद्ध क्षेत्र में जो प्रदर्शन करते थे वो तो करते थे, अपनी राजगद्दी बचाने के लिए जो युद्ध करते ही थे। लेकिन वो किसी अगर राजा की स्त्री को या किसी राजा की राजकुमारी को देखते कि वह बड़ी सुंदर है तो उसको भी पाने के लिए युद्ध करने लगते थे। अब इसके समन्वय में एक उन्होंने जगनी जी ने पंक्तियाँ लिखी हैं। देखिए उनको उत्तेजित करने के लिए किस प्रकार लिखी हैं कि 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 बरस ले जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। यह जगनी जी ने लिखी है और इसमें बड़े ही वीर रस का उन्होंने प्रयोग किया है। तो इसे सुनकर जो क्षत्रिय राजपूत राजा थे वह एकदम से आक्रोशित हो अपने अंदर जोश भर लेते थे और कहीं ना कहीं युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो मतलब इन वीर रस और श्रृंगार रस का समन्वय का मतलब यह है कि वो केवल वीर रस के माध्यम से ही नहीं उत्प्रेरित होते थे बल्कि वो श्रृंगार रस की तरफ भी कहीं ना कहीं एक तरफ उत्तेजित होते रहते थे। अब हम बात करें कि प्रकृति चित्रण की, तो प्रकृति चित्रण मतलब होता है उस समय के जो कवि थे वो कहीं न कहीं वातावरण का भी चित्रण करते रहते थे। जैसे इस काल के कवियों ने प्रकृति चित्रण सभी रूपों में किया है, चाहे वह अवलंबन रूप में हो या वो दीपन रूप में। पृथ्वीराज रासो ने चंद्रमदाई की प्रकृति का चित्रण मनोरम रूप में किया है। बस आप इसको ध्यान से सुनते जाइए, आपको बड़े ईजिली से याद हो जाएगा। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि रासो ग्रंथ की रचना, जितनी भी रासो ग्रंथ की रचनाएं हैं वहाँ आदिकाल में लिखी गई हैं। आपको इतना भी पहले नोट माइंड में बना लेना है। अब देखिए आप हेडिंग डाल दीजिएगा रासो ग्रंथ की रचना। इस काल के कवियों ने प्रमुख रूप से आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए चरित्र काव्य लिखे जिसमें रासो नाम दिया गया, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो आदि। यानी रासो ग्रंथ की जो रचनाएं हैं वो आदिकाल में लिखी गई। और यह क्यों लिखी गई कि अपने जो राजा हैं, जो मतलब कवि के जो राजा थे आश्रयदाताओं के, उनकी प्रशंसा के लिए उन्होंने चरित्र काव्य लिखा और उसी में उनका जो है वर्णन किया। तो जैसे रासो ग्रंथ की कुछ आपको रचनाएं भी याद कर लेनी है। पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो, खुमार रासो। मान लीजिए आपसे एग्जाम में ये प्रश्न बने पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो आपको मैंने बताया चंद्रप्रदाय की। अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह किस काल की रहे तो आदिकाल की। अब इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि आदिकाल की भाषा क्या रहती थी। तो आदिकाल की जो भाषा है, इस काल की जो भाषा है विविध रूपड़ी है। कवियों ने प्राय संस्कृति, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है।
यानी इन्होंने विभिन्न रूपे भाषाओं का प्रयोग किया है। कहीं कहीं संस्कृत, कोई अभ्रंश, कोई ब्रज भाषा और कोई राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते थे। यानी किसी की एक सीमित भाषा नहीं थी। लेकिन अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो आदिकाल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। इस काल की भाषा को डिंगल और पिंगल भी नाम दिया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका यह बनता है कि मान लीजिए आदिकाल की जो भाषा है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए किसे और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा डिंगल और पिंगल। या आपसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न बने कि डिंगल और पिंगल जो भाषाएं थी, इसका किस काल में उपयोग होता था, तब भी आपका उत्तर होगा आदिकाल। अब दोस्तों हम देखते हैं कि अलंकार, यानी इस जो काल में अलंकार का प्रयोग करते थे, वह कवि किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते थे। कवियों की रचनाओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, भ्रांतिमान अलंकार मिलते थे। यानी ज़्यादातर जो आदिकाल के कवि थे वह उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार का ही प्रयोग करते थे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने खुद दिया है कि धवल वृषभ चढ़ी धवल, धवल बधे सुब्रह्मवश। इसमें अगर हम देखें तो इसमें सीधे से कह सकते हैं इसमें है यमक अलंकार, क्योंकि इसमें धवल की जो है वो आवृत्ति बार बार हुई है। तो दोस्तों अलंकार में आप इतना जान लीजिएगा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, भ्रांतिमान अलंकार, ये सब जो आदिकाल के कवि थे प्रयोग करते थे। अब लास्ट जो आपका पॉइंट हुआ छंद। छांदों की विशेषता आप हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि कवियों ने प्रायः अपनी रचनाओं में दोहा, सोठा, चौपाई, सवैया, कुंडलिया, कवित आदि छंदों का प्रयोग किया है। यानी जितने भी लगभग छंद हैं, जैसे दोहा, सोठा, चौपाई, सवैया, कुंडलिया, कवित आदि सभी छंदों का प्रयोग किया है। उदाहरण जैसे देखिए, तमस तमस सामंत सब, रोस मरिग पृथ्वीराज, जब लागी रूपी पुंडीर, ने रोक्यो गोरी साज। तो आपको एग्जाम्पल भी लिख देना। देखिए एग्जाम्पल लिखने से आपको क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा वो काफ़ी आपके अट्रैक्टिव होगा। तो अब हम लास्ट में देख सकते हैं कि उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आदिकाल साहित्य अत्यंत उत्कृष्ट है, जिसमें वीर रस और श्रृंगार रस का परिपाक आता है। अब दोस्तों आशा करता हूँ यह आपको टॉपिक आदिकाल की जो विशेषताएं अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपको वीडियो को रोक रोक कर धीरे धीरे से नोट भी बना लेना है और अच्छे से समझ लेना है। अब आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जितनी भी परीक्षाएँ हैं, चाहे वह लिखित परीक्षाएँ हों और चाहे वह कॉम्पिटिटिव परीक्षाएँ हों, वह सभी से आपको रिलेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। मिलेंगे आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।